हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस। तो जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हो आप लोग कैसे हो फटाफट से बता दीजिए। जितने भी सारे सीएसआई नेट एस्पिरेंट्स हो, जून का जो सीएसआई नेट को टारगेट कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक, अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक इन द काइंड ऑफ आवर जो सर्विस केमिस्ट्री है उसमें ऑब्वियसली इजिएस्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। लाइक आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, whether it is a set, whether it is a net, whether it is a gate। तो गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेट में या नेट में तो क्वेश्चन पूछे जाते ही है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना होगा वो है कि ये जो लैंग्वेज आइसोथर्म है, जिसको लेके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और जिसके लेके हम लोग आगे बात करेंगे, दिस इज अ मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। और ऑब्वियसली लैंग्वेज आइसोथर्म है, दैट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमें ये मेजर करना होता है और इसको देखना होता है, डिटरमाइन करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसआई नेट एस्पिरेंट्स प्लीज लाइक एज वेल एज कमेंट ऑन द सेक्शन, और इस तरीके से कितने नंबर और क्या क्या आपको कंसेप्ट वीडियो चाहिए उस हिसाब से हम लोग कंसेप्ट वीडियो और भी बनाएंगे जो आप लोगों के जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट ये जो है बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसमें प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए और आते भी नहीं है, मुझे पता है। बट स्टिल जो लोग एकदम भी बिगिनर हो उनके लिए थोड़ा सा मैं इसमें हेल्प कर देता हूँ। क्या है कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमें देखना है। इसको मैं पहले लिख देता हूं कि सर दिस इज द मोनोलेयर आइसोथर्म। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि सर ये मोनोलेयर आइसोथर्म है, मतलब मोनोलेयर आइसोथर्म एड्सॉर्प्शन है। अब मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है तो इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस हमें लेना होता है। क्या लेना होता है? हमें कुछ कुछ एजम्पशंस लेना होता है। तो थोड़ा सा डिटेल्स में ही बात करेंगे, इसको मजा आएगा। Assumptions क्या क्या है कि each solid surface contains a fixed number of adsorption sites। Number of sites, adsorption site fixed है। Each site can hold only one molecule। एक सीट पे एक ही लोग बैठेगा। सिंपल बात है। अगर मैं एक बस की बात करूं, एक बस में हम लोग जा रहे हैं, या फिर एक ऑटो की बात करूं, ऑटो में हम लोग जा रहे हैं, 4 सीट है, 4 सीट में सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग बैठेंगे और कोई नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला असम्पशन हो गया, मतलब एक सीट पे 2 लोग नहीं बैठ पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल बात है भाई, मोनोलेयर फॉर्म कर रही है। दूसरी बात है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज सेम फॉर ऑल द साइड्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब सर अपने ऑटो के बात करी तो ऑटो में क्या होगा, एक होगा विंडो सीट, इस तरफ होगा विंडो सीट। सर मिडिल में जो बैठेगा इनको दोनों तरफ से हवा लगेगा, लेकिन जो 2 साइड में बैठेंगे उन दोनों को चारों तरफ से हवा लगेंगे। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ऑटो को खोल देता हूं। ठीक है, ऑटो का छत को मैं हटा देता हूं और मैं बताता हूं कि भाई आप देखो, आप तीनों को ही हवा लगेगी, है कि नहीं। तो दैट मीन्स अब जो 4 सीट है हमारे पास, वो सारे सीट्स इक्विवेलेंट हो गए। मतलब कोई पैसेंजर जो है वो आके साइड में बैठो या फिर मिडिल में बैठो या फिर लेफ्ट में बैठो, मतलब लेफ्ट राइट एज वेल एज जो मिडिल साइड में है, तीनों को ही सेम अमाउंट ऑफ हवा जो है वो लगेगी। तो इसका मतलब हर एक जो सीट है वो सीट इक्विवेलेंट हो गया सबके साथ। तो कोई भी एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के लिए आप पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में बैठूंगा या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में बैठूंगा। उनके लिए भाई कहीं पे भी दे दो, मैं सिर्फ बैठने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक जाना है, मुझे कोई भी सीट दे दो, मेरे लिए वो सारे सीट्स इक्विवेलेंट है। हर एक पैसेंजर के लिए वो सारे सीट्स इक्विवेलेंट है, इतना सा ही हमें मानना है। ठीक है, तो यही बता रहा है यहाँ पे कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो सेम है फॉर ऑल द साइड्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर 4 सीट है तो दैट मीन्स अगर 2 सीट पहले से ऑक्यूपाइड है तो बीच वाला सीट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच वाला सीट में कोई बैठेगा या फिर वो सामने वाले सीट में बैठेगा। कहीं पे भी कैसे भी आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्बेंट साइड पे बैठ चुका है, तो बाकी वो कोई अगर बीच में भी खाली है तो वहां पे जाके कोई भी किसी को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा सेकेंड एजम्पशन हो जाएगा। थर्ड एजम्पशन क्या बता रहे हैं कि सर मॉलिक्यूल्स ऑन और एटम्स और डिफरेंट साइड्स डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब बैठने के बाद ना कोई किसी से बात नहीं करते या फिर कोई इंटरेक्ट नहीं करते कि भाई तुम थोड़ा साइड हो, या फिर ऐसे करते हैं ना ऑटो में, ऐसा नहीं करते। यहाँ पे ये बोलते कि भाई तुम जैसे बैठे हो, तुम अपने जगह लेके बैठे हो, मैं अपने जगह लेके बैठे हो, कोई एक दूसरे को बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे। मैं अपने फोन में बताऊंगा, आप भी अपने फोन में बताओ। ठीक है, अपने फोन में बात करो, जो भी करना है करो, लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये हमारा तीसरा असम्पशन है। एंड चौथा असम्पशन क्या है कि भाई कोई अगर आके बैठेगा ऑटो में तो उसको ऑटो को छोड़ के भी जाना पड़ेगा। मतलब एड्सॉर्बेंट जो है और एड्सॉर्बेट जो है, ठीक है, वो जैसे एक बार आके एड्सॉर्ब होगा उसके बाद उसका काम हो जाने के बाद उसको डिजॉर्ब भी करना पड़ेगा।
मतलब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, फिर भी तो वहां पे नहीं बैठे रहेंगे ना, फिर से बाहर निकल के चला जाएगा अपने डेस्टिनेशन और अपने जहाँ पे जाना था वहां पे, किसी से मिलने जाना है तो मिलने चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये जो डायनामिक, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डायनामिक प्रोसेस है और इसके बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम बने रहते हैं। दैट मीन्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो आके बैठना को हम लोग एड्सॉर्प्शन कहेंगे और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने के बाद उसको हम लोग डिसॉर्प्शन कहेंगे। ये हमारे पास 4 जो है मेन अजम्पशन हो जाएगा लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का। अब इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत ईजी है, लेकिन वो डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो डेरिवेशन कहीं पे आपको नहीं पूछा जाएगा, बट इनमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है। इसके वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज नथिंग बट, इस तरीके से फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1/P थीटा 1 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, P जो है दैट इज द प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट, ठीक है, प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट। K जो है दैट इज द एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, हम लोग इसको लिखते हैं, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट लिखेंगे इसको हम लोग। सो ये एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट इज नथिंग बट KA/KD, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो हमारे पास थीटा जो है दैट इज द फ्रैक्शन कवर्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट। ये आपको देखने को मिलेगा। सो ये थीटा दैट इज इक्वल टू K इंटू P डिवाइडेड बाई 1 प्लस K इंटू P। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके थ्रू आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने वाला है। इस इक्वेशन को देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, बस बाकी आप मौज करो, इस लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को लेके मौज करो। बस ये 2 इक्वेशन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप इससे सॉल्व कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। लेकिन हाँ, दिस ओवरऑल प्रोसेस इज फॉर द नॉन डिसोसिएटिव आइसोथर्म के लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए। तो ये नॉन डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन के लिए हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमारे पास डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन होते हैं तो, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन होते हैं तो सर डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन होते हैं तो मतलब है कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास एड्सॉर्प्शन है, मतलब एड्सॉर्बेंट है एज वेल एज सरफेस है। अब यहाँ पे दो है तो ये जाके ऐसे बैठेगा, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे केसेस में थीटा वैल्यू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू K इंटू P रेस्ट टू दी पावर 1 बाई दिस, हर एक जगह पे 1 बाई ये आएगा फॉर द डिसोसिएशन प्रोसेस। सो डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन के केस में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे n टाइम्स डिसोसिएशन होता है, n टाइम्स डिसोसिएशन होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू K इंटू P रेस्ट टू दी पावर 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 प्लस K इंटू P रेस्ट टू दी पावर 1 बाई n। ये हमारे लिए किसके लिए हो जाएगा, डिसोसिएटिव एड्सॉर्प्शन के लिए हो जाएगा। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना। यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं CSI नेट सेट गेट में, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही मैंने बोला n इज द n टाइम्स डिसोसिएशन हो रहा है तो, n टाइम्स डिसोसिएशन हो रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने गलती से दिखाया ये वाला पार्ट, ये डिसोसिएशन ऐसे होगा, A2 होना चाहिए और यहाँ पे AN होना चाहिए, तब ये जाके सही से बैठेगा, राइट। तो ये डिसोसिएट हो रहा है, A2 जो है डिसोसिएट होकर 2A में कन्वर्ट होगा एंड 2A और सरफेस के साथ सरफेस में जाके एड्सॉर्ब होगा। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दो और एक चीजें याद रखना है कि अगर हमारे पास प्रेशर हाई है, प्रेशर लो है, 2 केस हो सकता है। यहाँ पे केस 2 हो सकता है, 2 केसेस आर पॉसिबल, केस 1 केस 2। केस 1 क्या होगा, एक तो बहुत हाई प्रेशर है, केस 2 होगा लो प्रेशर है। हाई प्रेशर होगा
1 प्लस केपी वाला जो है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ केपी कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू के इंटू पी डिवाइडेड बाई के इंटू पी, कैंसिल आउट होके ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द एडसॉर्बेट। So that means theta is independent of the pressure of adsorbate, ठीक है। और वहां पे लो प्रेशर है तो 1 प्लस केपी को हम लोग लिख सकते हैं 1, लो प्रेशर है 1 लिख सकते हैं। कंसीडर करते हैं कि प्रेशर बहुत कम है तो नेग्लिजिबल कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो 1 प्लस केपी बाई केपी। यहाँ पे हमें पता चल रहा है थीटा जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होगा, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होगा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। याद रहेगा ये चीज, एकदम शॉर्ट में क्रिस्प वे में मैं कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और एक आपके पास इसका ग्राफ तो आपको पता है क्या होना चाहिए। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ग्राफ थीटा के साथ प्रेशर का, तो ग्राफ जाके ऐसा होगा। मोनोलेयर एडसॉर्प्शन इनिशियल फेज में फर्स्ट ऑर्डर, जब प्रेशर का वैल्यू कम है, जब ज़्यादा है तब ये जीरो ऑर्डर फॉलो होगा, यहाँ पे जीरो ऑर्डर फॉलो होगा। ये हमारा प्रेशर का मतलब लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करके लिखें, और थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखे तो हमारे पास एक ग्राफ आता है दैट इज P बाई V। दिस इज ऑल्सो अनदर ग्राफ ऑफ लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज इक्वल टू P बाई V मोनो इंटू और प्लस K 1 बाई K इंटू 1 बाई V मोनो। यहाँ पे सर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, P बाई V वर्सेस P के बीच में, P बाई V वर्सेस P के बीच में। तो दैट मीन्स ये ग्राफ हमारे पास y cos mx प्लस c स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका सर स्लोप आएगा 1 बाई V मोनो, एंड ये जो इंटरसेप्ट आएगा वो इंटरसेप्ट आएगा हमारे लिए ये वाला टर्म, ठीक है, जिसमें V मोनो मतलब वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर मोनोलेयर गैस, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर मोनोलेयर गैस, मतलब वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू फॉर्म मोनोलेयर गैस। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस इक्वेशन से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को और इस ग्राफ को याद रखना, काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्लोप से V मोनो कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज इंटरसेप्ट से वी कैन कैलकुलेट द K वैल्यू। सो K वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट। सिमिलरली V मोनो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप। ये दो वैल्यू में हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का ओवरऑल एक कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश किया। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली थीटा को क्या बोला, मतलब थीटा को सब्स्टिट्यूट किया गया है इस अमाउंट से, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है और कितना मोनोलेयर के लिए चाहिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये चीज। तो आई होप ये पार्ट और ये वाला पार्ट आपके लिए क्लियर हो गया हो, ठीक है, ठीक है। सो आपके लिए और एक काम रहेगा, ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने देखा, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेके अगर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, वो ग्राफ कैसा देखने में आएगा, वो ग्राफ कैसा देखने में आएगा और उसका स्लोप क्या होना चाहिए। अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेके करते हैं, मतलब 1 बाई थीटा वर्सेस P, ये वाला ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और 1 बाई P, तो ये ग्राफ कैसा देखने में आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। टिल देन आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट section. Thank you everyone, thank you so much and happy learning. Thank you.